हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अपनी कक्षा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन बैंक जो आपको मिला था उसके सॉल्यूशंस। तो हर चैप्टर के आपको इसी तरीके से क्वेश्चन बैंक मिलते जाएंगे। जैसे जैसे चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा उसी टाइम पे आपके क्वेश्चन बैंक अपलोड हो जाएंगे। आप चैप्टर कंप्लीट करो, क्वेश्चन को सोल्व करो एंड जिस क्वेश्चन में डाउट है उसको मार्क कर लो एंड उसको वीडियो सॉल्यूशन के देख के उसको आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, देख सकते हो। दो फायदे होते हैं बेटा, एक तो आपका सिंपली क्या है जो सॉल्यूशन है आपको क्वेश्चन का वो मिल जाएगा। कई बार क्या होता है बेटा, क्वेश्चन के थ्रू नए कॉन्सेप्ट जानने को मिलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। हमेशा मैं बताऊंगा आपको बेटा 30% रोल आपका थ्योरी का होता है, जब 70% आपका अगर कोई चैप्टर स्ट्रॉन्ग करता है वो करता है क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन करना शुरू करते हो तब आपको फील आता है कि हाँ भैया मैं ये चीज़ सीख रहा हूँ लिटरली। अदरवाइज आप एक ही थ्योरी को 50 बार पढ़ लो, क्वेश्चन एक भी मत करना, कभी आपका चैप्टर डेवलप हो ही नहीं सकता है ना। तो ध्यान से देखिए बेटा, अपन शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन बैंक जो आपको मिले थे उसके सॉल्यूशंस। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, इन छोड़ दो, ये मान लो टू पॉजिटिव चार्ज Q2 एंड Q3। भाई यहां पर क्या है, Q2 एंड Q3 क्या करती है, फिक्स कर दी, चिपका दिए। एक्सर्ट अ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है जी। ऑन चार्ज Q1, ये जो Q1 है फिक्स्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, इस चार्ज के ऊपर बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में फोर्स लग रहा है ना। तो क्या है बेटा, इफ द पॉजिटिव चार्ज Q, एक अगर मैं पॉजिटिव चार्ज Q और रख दूं कहां पर बेटा, x,0 पर यहां पर, तो Q1 के ऊपर जो फोर्स है उसके साथ क्या होगा वो पूछा जा रहा है। जरा फोर फॉर माई बेटा इसके ऊपर पीएचडी करते हैं। सोचो बेटा भाई Q1 Q2 का जो फोर्स है, Q1 और Q2 के बीच में इंटरेक्शन होगा वो इस लाइन के अलोंग होगा। Q1 एंड Q3 के बीच में इंटरेक्शन जो होगा वो इस लाइन के अलोंग होगा। किस लाइन के अलोंग बेटा, इस लाइन के अलोंग। इतनी बात समझ में आती है सर। अब भैया Q1 Q2 या तो फोर्स ऐसे लगाएंगे भाई, रिपल्सिव होंगे क्योंकि Q2 Q3 पॉजिटिव है, तो अगर Q1 पॉजिटिव होगा तो ऐसे फोर्स लगेगा। तो इनका जो कंपोनेंट है, कोई भी कंपोनेंट हो, आएगा तो इस तरफ ही है ना, इस तरफ, मतलब भैया या तो इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, मतलब कहने का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में तो आ ही नहीं सकता। इन दोनों वेक्टर का सम जो है वो इस तरफ तो नहीं पहुंच सकता, कभी इम्पॉसिबल है। तो भैया इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस तरीके से लगेगा, एक ऐसे और एक ऐसे। अब पॉसिबल है, देखो ध्यान से, ये F1 है ये F2 है, ये मान लो θ1 है ये मान लो θ2 है। अब आप सोचो इसके दो कंपोनेंट करोगे आप, किस फोर्स के बेटा, इस फोर्स के, तो ये कितना होगा बेटा आपके पास F1 cos θ1 और इसका भी बेटा F प्लस F2 cos θ2। दोनों ऐड क्यों कर दिए, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। कंपोनेंट x कंपोनेंट किया, y कंपोनेंट इसका आएगा बेटा F1 sin θ1, इसका y कंपोनेंट आएगा बेटा F2 sin θ2। तो क्वेश्चन ही खुद ही कह रहा है कि जो नेट फोर्स आया बेटा वो x डायरेक्शन में है, पॉजिटिव x में, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाने चाहिए फोर्स के। हाँ सर, यानी कि मैं लिख सकता हूँ F1 sin θ1 इज इक्वल टू F2 sin θ2। और एक पहचान क्या मिली इस क्वेश्चन से बेटा कि जो Q1 है बेटा वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्या है, नेगेटिव चार्ज है। सर बात तो सारी ठीक लग रही है आपकी अब तक तो, है ना भाई। हाँ सर, तो भैया Q1 नेगेटिव है तो इस तरह की कहानी है। अब आप सोचो Q1 के ऊपर इतना फोर्स तो लग ही रहा था, अब जब मैं एक पॉजिटिव चार्ज लगा दूंगा तो अट्रैक्शन होगा, तो एक फोर्स और लग जाएगा F3, तो बेटा नेट फोर्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। इसका मतलब बेटा क्या है, जो नेट फोर्स है उसके ऊपर शेल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस, यही अपना सही आ गया। शेल डिक्रीज गलत हो गया, शेल पॉइंट अलोंग द नेगेटिव एक्सिस गलत हो गया, शेल इंक्रीज बट द डायरेक्शन चेंजेस, ये भी गलत हो गया। डायरेक्शन क्यों चेंज होगी, मतलब ही नहीं है। तो ए इज द राइट आंसर। सही है भैया, हाँ जी, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। शाबाश, बेहतरीन, बढ़िया। नेक्स्ट देखते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास कि 5 चार्जेस है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, उसको फिक्स कर दिया अपनी अपनी पोजीशन पर, और एक S क्या है, रैंडम सा गॉसियन सरफेस ले रखा है। तो हमें बोला अगर मैं गॉस को लगाना चाहूँ इस सरफेस के लिए, S सरफेस के लिए, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें। तो ध्यान से देखिए बेटा, करेक्ट में क्या होता है, जो स्टेटमेंट होती है वो होती है लूप में, मतलब जो भी क्लोज सरफेस होता है उसमें जो ये इंटीग्रेशन होता है, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट उसका एरिया इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये ई क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है बेटा, उस पूरे आसपास में जितने भी चार्ज मौजूद है सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। और Q इनसाइड का मतलब क्या है बेटा, जो गॉसियन सरफेस हमने सिलेक्ट किया है उसके अंदर कौन से चार्ज है। तो ध्यान से देखो अब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, E ऑन द LHS, इस इक्वेशन में जो E है LHS में, वो क्या है, उसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिक फील्ड में किसका है बेटा, Q1 Q5 Q3 का। गलत हो गया, क्यों, इसने बोला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन है
कहां पर बेटा, लेफ्ट साइड इस इक्वेशन के LHS में जो E लिखा है उसमें जो E है वो किसकी वजह से है, Q1 Q5 एंड Q3 की वजह से नहीं। E बेटा नेट होता है, नेट मतलब हर एक चार्ज की वजह से, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो, हर एक चार्ज की वजह से बेटा क्या है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। सही है, तो ये गलत हो गया आपके पास। एंड द RHS विल हैव अ कंट्रीब्यूशन ऑफ Q2 एंड Q4 ओनली। RHS में बेटा क्या है Q, तो Q का जो कंट्रीब्यूशन किसका होगा बेटा, Q4 एंड Q2 का होगा। हाँ ये बात ठीक है, क्योंकि Q क्या होता है, इनसाइड वाला चार्ज, इनसाइड मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज। गॉसियन सरफेस इसमें S है, S के अंदर चार्ज है Q2 एंड Q4, मतलब भैया जो अंदर वाला चार्ज है वो तो Q2 और Q4 का कंट्रीब्यूशन है। तो इसकी आधी स्टेटमेंट तो ठीक है पर आधी गलत हो गई, तो अपना A गलत हो गया। बी आ जाओ, बी बोल रहा है बेटा E ऑन द LHS अबव द ऑफ द अबव इक्वेशन विल हैव कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द चार्जेस। बिल्कुल सही है। E क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हर एक चार्ज की वजह से, इसका मतलब सबका कंट्रीब्यूशन होगा। एंड RHS विल हैव कंट्रीब्यूशन ऑफ, RHS में क्या है, Q इनसाइड, Q इनसाइड बेटा मतलब अंदर वाला चार्ज, अंदर वाला चार्ज मतलब Q2 एंड Q4 यहां पर, तो यानी कि बी अपना क्या हो गया, सही हो गया। तो E ऑन द LHS ऑफ द अबव इक्वेशन कंट्रीब्यूशन Q5 Q1 Q3 का, ये गलत हो गया आपके पास। एंड बोथ E ऑन द LHS एंड Q ऑन द RHS विल हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम Q2 एंड Q4 ओनली, ये भी गलत हो गया, क्योंकि E में बेटा जो कंट्रीब्यूशन है वो सारे चार्जेस की वजह से होना है, क्योंकि वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है बेटा, चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया, नोट कर लो, अरे नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट से, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसको रिलीज कर दिया रेस्ट पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अच्छा सर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे, देखो ध्यान से भैया, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा हुआ है ना, यूनिफॉर्म है तो सारा पैरेलल लाइंस होंगी, हाँ सर बिल्कुल होंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ सर बिल्कुल है। ये चार्ज को रिलीज कर दिया, हाँ सर, तो भैया इस पे फोर्स लगेगा QE, हाँ सर, तो चलना शुरू हो जाएगा, हाँ सर, किस डायरेक्शन में बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है मतलब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। तो आपको ये पता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, मतलब हम पहले हाई पोटेंशियल पर थे और जहां चल रहे हैं वहां पर पोटेंशियल कम होता जा रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है बेटा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। क्या मेरी बात समझ में आ गई, हाँ सर। अब क्योंकि भैया पोटेंशियल कम होता जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, इसका मतलब जब हम इस केस के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है चार्ज की वो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। सही है भैया, हाँ सर। तो रिमेन्स कांस्टेंट गलत हो गया, इंक्रीजेस वाला गलत हो गया, डिक्रीजेस बिकॉज द चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, यानी कि पोटेंशियल क्या हो रहा है, चार्ज का कम होता जा रहा है, तो बेटा क्या होगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। सही है, हाँ सर, ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक जी, हाँ जी, चलो नोट कर लो, शाबाश, बहुत बढ़िया, अरे भाई बहुत बढ़िया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा क्या बोल रहा है, फिगर शोज सम इक्विपोटेंशियल लाइंस डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्पेस, द चार्ज ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम द पॉइंट A to B। अगर मैं A to B अगर मूव करा दूं बेटा तो क्या होगा, वर्क डन कितना होगा। अब आपको पता है बेटा जो वर्क डन है आपका, जो वर्क डन है वो आपका कितना होता है बेटा, आपके पास वो होता है डेल्टा U के बराबर, मैग्नीट्यूड वाइज बता रहा हूं। अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूंगा तो वो डेल्टा U के बराबर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूंगा तो वो माइनस डेल्टा U के बराबर होता है। तो मान लो U फाइनल माइनस U इनिशियल की बात करता हूं बेटा, U इनिशियल, तो वो कितना होता है बेटा, चार्ज इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। सही है, हाँ जी। तो ध्यान से देखिए बेटा आपके पास अगर मैं A से लेकर B तक गया तो इस केस में बेटा मेरा जो वर्क डन आएगा वो आएगा बेटा कितना, इस केस में वर्क डन आएगा वो कितना आएगा बेटा, वो आएगा Q इंटू देखो 40 और 20 यानी कि 20 वोल्ट। इस केस में देखो बेटा आपके पास यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 30 है, ठीक है जी, यहाँ पर वैसे 20 है, सॉरी ये 20 है, ये 30 वाली लाइन ये वाली है, ठीक है, ये 30 वाली लाइन ये वाली है, ये 20 वाली लाइन है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर कितना है, Q इंटू अगेन 20 आ गया। तो ध्यान से देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर कितना है बेटा आपके पास, एक सेकंड रुको, यहाँ पर कितना है, ये 30 वाली लाइन ये वाली है और 20 वाली लाइन ये वाली है। सही है, तो ये भी बेटा कितना है आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा आपके पास, Q इंटू आपके पास 20। क्या मेरी बात समझ में आई सर, हाँ सर। इसका मतलब बेटा आपके पास क्या है, हर एक केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है A से B ले जाने में, यानी कि हर एक केस में जो अपने पास वर्क डन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो द वर्क डन इन द फिगर 1 इज ग्रेटेस्ट, गलत। द वर्क डन इन फिगर 2 इज लीस्ट, गलत। द वर्क डन इज सेम इन ऑल द फिगर, बिल्कुल सही है। एंड डी वाला भी गलत हो गया। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अरे बोल भाई, ठीक ठाक, बिल्कुल सर, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ जाए बेटा, चल नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या बोल रहा है, इक्विपोटेंशियल एट अ ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ चार्ज हुज
ग्रेट डिस्टेंस हुज टोटल सम इज नॉट जीरो। देखो ध्यान से, मान लो बहुत सारे चार्जेस रखिए भैया, ये अलग अलग जगह पर रखे हैं। अगर मैं कहीं यहाँ पर पोटेंशियल पूछता तो भाई इसके कारण कुछ और होता है, इसके कारण कुछ और होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता तो कैसा होता बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो होता बेटा इसके कारण बेटा इस डायरेक्शन में, है ना, इसके कारण बेटा इस डायरेक्शन में, इसके कारण बेटा इस डायरेक्शन में, तो बेटा नेट कुछ अजीब सा निकल के आता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सही बात है सर, मैं निकाल नहीं पाऊंगा। अब ध्यान से देखो, अब क्या है, अगर मैं बोलूं बहुत दूर की बात करूं, इनफाइनाइट पर बात करूं, ये आर क्या है बेटा, बहुत बड़ा है, आर इज नियरली इक्वल टू इनफाइनाइट है, तो बहुत दूर बात करूंगा बेटा, तो सोच के देखो ये सारा का सारा चार्ज जो आसपास रखे हुए हैं, दूर दूर भी रखे हुए हैं, दूर दूर भी रखे हुए हैं, तो इन्फिनिटी के मुकाबले तो पास पास ही है ना, तो इसका मतलब ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर लूंगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक पॉइंट चार्ज है जिसका जो क्यू क्या है वो जीरो नहीं है, और मैं किसी दूरी पर पूछ रहा हूं बेटा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूं, तो वो क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। किसके लिए बेटा, कांस्टेंट होगा बेटा किसके लिए, आपके पास इक्विपोटेंशियल, अच्छा इक्विपोटेंशियल, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो आप सोच के देखो बेटा, इक्विपोटेंशियल, अब पॉइंट चार्ज के लिए अब हर दूरी पर बेटा क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, आर दूरी इधर चले जाओ, आर दूरी इधर चले जाओ, आर दूरी इधर चले जाओ, तो उसके लिए जो सर्फेस बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, स्फेरिकल बनेगा। तो आपके पास कैसा इक्विपोटेंशियल सर्फेस आएगा बेटा, स्फीयर्स आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सोचो ना भाई, जो चार्ज है बेटा, अब सोच के देखो भाई, इसके कारण जो है, मान लो ये चार्ज के मैं आसपास कोई पॉइंट की बात करूं, तो भाई इधर पोटेंशियल अलग होगा, इधर अलग होगा, इधर पोटेंशियल अलग होगा, इधर पोटेंशियल अलग होगा, तो इक्वी पोटेंशियल वाले पॉइंट्स निकालना बड़ा मुश्किल है। पर मैं अगर बहुत दूर वाले पॉइंट के लिए बात करूं, तो जो सारे चार्जेस है वो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत पास पास माने जाएंगे। भाई मैं सोचो ना, मैं आपको सन से देख रहा हूं एक अर्थ को, तो अर्थ वैसे तो बहुत सारे लोगों से मिलकर बनी है, पर वो सारे लोग एक पॉइंट चार्ज की तरह है ना। सिमिलरली यहां पर देखो, अब अगर क्या है बेटा, इतने सारे चार्ज है जो दूर दूर है एक्चुअल में, पर उस जो डिस्टेंस उसके मुकाबले क्या है, बहुत पास पास है, तो वो सारे पॉइंट क्या है, पॉइंट चार्ज हो गए। और पॉइंट चार्ज से के लिए बेटा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो यहाँ पर क्या आंसर आया बेटा, स्फेरिकल। क्या मेरी बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल आ गई सर। ठीक है जी, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं सर? बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। ठीक ठाक, हाँ जी सर। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, आइए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास, फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पी इज प्लेस्ड एज शोन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अब जरा गौर फरमाइए बेटा, अगर एक डाइपोल रखा है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये नहीं दिख रहा बेटा, यहाँ पे लाइन पास पास है, देखो ये वाला डिस्टेंस जो है और ये वाला जो डिस्टेंस है बेटा वो ज्यादा ही लग रहा है आपको, है ना। तो बेसिकली लाइंस क्या है आपके पास, पैरेलल नहीं है, लाइंस कुछ इस तरीके की है, ठीक है, इस तरीके की है। तो यानी कि जहां पर लाइन पास पास होती है बेटा, वहां पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और जहां पर दूर दूर होती है वहां पर क्या होता है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ाया था, राइट। आप पूछ रहे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। अरे भाई सोचो, यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा बेटा Q इंटू E1 इस तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है नेगेटिव चार्ज पर। हाँ सर, इधर लगेगा कितना बेटा, Q इंटू E2, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड खुली खुली होती जा रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जा रहा है। तो मैं लिख सकता हूं यहां से बेटा E2 क्या है, लेस देन E1 है। तो आपको पता है Q E1 जो है वो ज्यादा होगा बेटा Q E2 से, मैग्नीट्यूड वाइज। सही है जी, हाँ सर। तो यानी कि बेटा इसके ऊपर एक नेट फोर्स लग रहा होगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब बेटा ये वाली क्या बोलते हैं स्टेटमेंट गलत हो गई। नेक्स्ट देखिए, डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स टुवर्ड राइट। राइट की तरफ फोर्स कब लगता है बेटा, जब राइट, देखो यहां पर राइट क्या आपके पास, ये वाली डायरेक्शन, राइट की तरफ कब फोर्स लगता है बच्चे, जब ये ज्यादा होता है ये कम होता, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए ध्यान से, द डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टुवर्ड लेफ्ट। बिल्कुल सही है, क्यों भाई, क्योंकि ये वाला ज्यादा फोर्स है, ये वाला कम है, तो नेट फोर्स किधर आएगा, इस तरफ आएगा। तो ये वाला बिल्कुल सही हो गया, यानी कि सी अपना आंसर आ गया। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स अपवर्ड। अपवर्ड का कोई फोर्स का मतलब ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। देन सी इज द राइट आंसर। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए शाबाश, बेहतरीन, बहुत बढ़िया हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या बोल रहा है, ए पॉइंट चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन, ओके, द फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन। अच्छा जी, अब ध्यान से देखिए बेटा, क्या बोला गया कि सोचो भाई साहब, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, यहां से कितनी दूरी पर बेटा, d दूरी पर। कहां पर बेटा, d दूरी पर क्या रखा गया, एक चार्ज रखा गया प्लस Q। कितना, प्लस Q। बहुत बढ़िया सर। अगर प्लस Q चार्ज रखा गया, प्लस Q चार्ज रखा गया, तो सोच के देखो बेटा क्या बोल रहा है, इसने बोला कि द फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन इज,
ये कंडक्ट, ये प्लेन कैसा है, कंडक्टिंग प्लेन है, चार्ज कैसा रखा है, प्लस क्यू रखा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। अब क्या बोल रहे बेटा, अब बोल रहे क्या, द फील्ड एट ए पॉइंट पी ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन इज। अब जरा गौर फरमाइए बेटा, एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में क्या होगा बेटा, ये प्लस क्यू है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकलेगा, अब आप सोचो इस प्लेन के थ्रू, आपको पता है इस प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए सर? क्योंकि प्लेन कैसा है, कंडक्टिंग, और मैंने आपको स्पेशल बताया था क्या, कि कंडक्टिंग मटेरियल जहां पर प्रेजेंट है उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो सकती। तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, इस प्लेन को मैं दोस्त ऐसे बना रहा हूं, मैं इस तरीके से बना रहा हूं इसको, ये प्लेन ऐसे है, इसका ये वाला व्यू है सामने वाला, एंड यहां पर एक चार्ज रखा है बेटा, क्या, प्लस क्यू। कितनी दूरी पर बेटा, डी दूरी पर। तो ध्यान से देखो बेटा, इसको प्लस क्यू के कारण बेटा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है ना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, बिल्कुल सही बात है सर, निकलना चाहिए, है ना, बिल्कुल निकलेगा, कोई दो राय नहीं इस बात में। पर दिक्कत परेशानी क्या है बेटा, कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने के बाद ये लाइन गुजरनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है, तो लाइन गुजरनी नहीं चाहिए। तो होता क्या है बेटा, यहां पर एक माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। कैसा बेटा, माइनस 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 माइनस। अब सोचो भाई, प्लस क्यू से जितनी लाइन निकलेगी, अगर यहां पर कितना चार्ज इंड्यूस होगी उतनी ही लाइन एंड हो जाए, क्योंकि भैया आपने सोचा, आपने देखा था क्या, कि जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है उतनी नंबर ऑफ लाइन ज्यादा होती है। तो भाई जितनी लाइन यहां से निकली सारी की सारी मुझे एंड करानी है यहाँ पे, तो बेटा यहां पर प्लस क्यू है तो यहां पर माइनस क्यू इंड्यूस होना चाहिए पूरे पे। अब इस पर नेट चार्ज कितना था बेटा, 0। अब माइनस क्यू यहां पर आया तो प्लस क्यू यहां पर आना चाहिए, ताकि नेट चार्ज अभी 0 हो जाए। सही बात है। तो नेट चार्ज कितना आ गया बेटा, प्लस 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 प्लस, टोटल मिला के कितना आ गया, प्लस क्यू चार्ज आ गया। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। अब जरा गौर फरमाइए बेटा, अब क्या है बेटा अपने पास, अब क्या है, अब क्या है, अब मुझे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन इज। अब आप सोचो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यही खत्म हो गई, अब यहां पर एक पी पॉइंट है, यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब आपको ये याद होना चाहिए क्या बेटा, अब आपको ये याद होना चाहिए क्या, कि अगर ये प्लस चार्ज है, शीट के एक तरफ क्या है बेटा, प्लस चार्ज है, शीट के एक तरफ क्या है बेटा, प्लस चार्ज है, तो मतलब बेसिकली इधर भी चार्ज है इधर भी चार्ज है। तो इस चार्ज के कारण बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, याद करो, कितना होता था बेटा, शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। कितना बेटा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ सर बिल्कुल आई। अब जरा गौर फरमाइए बेटा, ये क्या आ गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ये बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से तो निकलती है, तो यानी कि आउटवर्ड टू द, मतलब परपेंडिकुलर और आउटवर्ड टू द प्लेन। तो ध्यान से देखो, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अवे फ्रॉम द प्लेन, बिल्कुल सही बात है। डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट टुवर्ड्स द प्लेन, गलत हो गया। डायरेक्टेड रेडियली अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, डायरेक्टली रेडियली अवे फ्रॉम द पॉइंट। रेडियली अवे कैसे हो सकता है, रेडियल तो कौन सी डायरेक्शन हो गई, इसका मतलब तो ये वाली डायरेक्शन हो गई, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। लेकिन इसके अंदर क्या बेटा, नेट हर एक चार्ज का देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 आएगा, इनका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आपके पास नेट क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। तो ये भी गलत हो गया। डायरेक्टली रेडियली टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज, ये भी गलत हो गया। तो आपके पास क्या, डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, ए इज द राइट आंसर। अरे बोल भाई, सही है, नोट कर लो, समझने का अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन बोलेंगे इसको, कॉन्सेप्चुअल। आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट आ जाइए भाई। अब बात करते हैं बेटा, इन कूलम्ब्स लॉ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन हैज यूनिट। अब आप सोचो, जब भी आपको किसी की यूनिट निकालनी हो ना, तो आप उसका एक फॉर्मूला याद कर लो जिसमें वो आता हो, जिसकी यूनिट निकाल रहे हैं अपन। तो आपको पता है बेटा, f इज इक्वल टू लिखते थे बेटा कितना, k q1 q2 बाय r स्क्वायर, लिखते थे कि नहीं लिख सकते थे? हाँ सर। इसकी यूनिट निकालनी है, तो जिसकी यूनिट निकालनी है उसको एक तरफ रखो, बाकी को दूसरी तरफ ले आओ। तो f इंटू आर स्क्वायर अपॉन q1 इंटू q2 इज इक्वल टू k। अब आप सोचो भाई, इसकी यूनिट निकालनी है, तो इनकी यूनिट रख दूंगा तो इसकी यूनिट निकल जाएगी। हाँ, फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन। आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। अपॉन क्यू क्या है, चार्ज, चार्ज की यूनिट कुलाम, तो कुलाम इंटू कुलाम, कुलाम का स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। दैट मीन्स आपके पास क्या आंसर आया, ये वाला सी इज द राइट आंसर। क्या इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, नोट कर लो, है ना, क्लास में ये सब चीजें बता रखी हैं आपको, है ना भाई। चलिए देखिए, आपका जो जब भी कभी हम क्रैश कोर्स करते हैं ना, उसके अंदर क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिस्कशन क्लास, राइट, जो क्वेश्चन सब कर रहे होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से हमें पता लगता है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उस अप्रोच में हम नए नए कॉन्सेप्ट भी सीख लेते हैं कई बार, है ना। चलिए नोट इट डाउन फटाफट से।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ 1/4πε0 बता रखे भैया, जो k होता है वो होता है 1/4πε0, और जब क्या लिखते हैं बेटा 1/4πε0 की वैल्यू होती है बेटा 8.85 इंटू 10 की पावर -12, जब ये रखते हो तो बेटा आता है 9 इंटू 10 की पावर 9, तो k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 आता है, तो आंसर इज दिस, ए इज राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, बताओ कोई रॉकेट साइंस थी? बिल्कुल भी नहीं, नोट करो फटाफट से। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हेन ए सॉलिड बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज बाय फ्रिक्शन इट मींस दैट द बॉडी हैज, अगर एक सॉलिड बॉडी क्या है बेटा नेगेटिवली चार्ज, एक सॉलिड बॉडी क्या है बेटा नेगेटिवली चार्ज है बेटा, किससे? फ्रिक्शन से, इट मींस द बॉडी हैज। देखो व्हेन ए सॉलिड बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज बाय द बॉडी फ्रिक्शन, देखो ध्यान से, कोई एक बॉडी थी, वो पहले क्या थी? न्यूट्रल थी, सही है। अब उसको क्या किया बेटा? रब करने लग गए। अब ये बॉडी क्या हो गई? आफ्टर रबिंग हुआ क्या बेटा? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गए, मतलब इसने क्या किया? किसी और के इलेक्ट्रॉन चुरा के अपने पास रख लिए। क्या मेरी बात समझ में आई? भाई इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आएगा? भाई न्यूट्रल था, न्यूट्रल का मतलब इसके पास चार्ज नहीं थे भाई, लेकिन जितने पॉजिटिव थे उतने क्या थे? नेगेटिव थे, है ना, जितने प्रोटॉन थे उतने क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए न्यूट्रल था। अब क्या हुआ? जब उसको रब किया तो एनर्जी क्रिएट हुई, एनर्जी क्रिएट होने से किसी और के इलेक्ट्रॉन इसने अपने ऊपर ले लिए। अब इसके पास क्या बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा है, किससे बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। पहले क्या था बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर थे किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन के, यानी कि इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया, सही बात है। अब बोलो एक्वायर्ड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है। लॉस सम प्रोटॉन, गलत बात है भाई, प्रोटॉन लूज करने की वजह से नेगेटिव चार्ज नहीं आता। एक्वायर्ड सम इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉस्ट अ लेसर नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये भी गलत हो गया, प्रोटॉन तो लूज होते ही नहीं है। लॉस्ट सम पॉजिटिव आयन, ये भी गलत हो गया, है ना। तो ए इज द राइट आंसर कि भैया इन्होंने एक्वायर किया है किसी और के इलेक्ट्रॉन को अपने पास। क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल। चलिए नोट इट डाउन, नोट इट डाउन बेटा, शाबाश। देखो जो पहले 6, 7, 5 क्वेश्चन कराए हैं मैंने शुरू के, जो लेट से 8-10 क्वेश्चन जो अभी तक शुरू के हुए हैं, लास्ट के 3 छोड़ के, वो क्वेश्चन मैक्सिमम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं। एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज अ वेरी 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 गुड बुक। सीयू सेट में उतना लेवल भी नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। वो अगर शुरू के जो 7-8 क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर होते हैं। तो मेनली जो है बेटा आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसे चुन्नू चुन्नू अगरबत्ती टाइप क्वेश्चन है, राइट। आपसे बस बेसिक जानना चाह रहे हैं कौन? सीयू सेट, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है भाई। नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एक फोर्स है कितने न्यूटन का? 0.01 न्यूटन का एक्सर्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ इतना एट ए सर्टेन पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज। ध्यान से देखो बेटा, किसी चार्ज पर फोर्स लग रहा है कितना बेटा? इतना। फोर्स कितना लग रहा है? 0.01 न्यूटन का। भैया उस पर किसी चार्ज कितना है बेटा? वो है Q इंटू ई होता है फोर्स, है ना। तो चार्ज कितना है? 1.2 इंटू 10 की पावर -5 इंटू ई हमें पता नहीं है। तो इसने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। अरे निकल गया भाई, 0.01 इज इक्वल टू Q कितना है? 1.2 इंटू 10 की पावर -5 इंटू ई। तो ई कितना आ गया बेटा आपके पास? ये आ गया 10 की पावर ये -2 दे रखा है, और ये नीचे जाके 5 हो जाएगा, 10 की पावर कितना आ जाएगा? +5 हो जाएगा, अपॉन 1.2 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए 10 की पावर 3 अपॉन 1.2, दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। अरे बोल भाई, सही है? हाँ सर। तो यानी कि 10 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन 1.2। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। तो ये आ गया 8, सही है। तो 0.4 बचेगा, हाँ 0.4 इंटू 0.40 आ गया, तो 8.3 आ गया। तो 8.3 इंटू 10 की पावर 2 इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अब ये मत कहना इतने अगरबत्ती सवाल क्वेश्चन इतना सब पढ़ाने के बाद अगर ये नहीं होंगे तो प्रॉब्लम वाली बात है। जो स्टार्टिंग के 5-7 क्वेश्चन थे मैं उनमें मान सकता हूँ दिक्कतों वाली बात है, पर इसमें नहीं आनी चाहिए थी, राइट। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है लास्ट के। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक होलो स्फीयर है ऑफ कॉपर इज पॉजिटिवली चार्ज देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज। अरे भाई अगर एक कॉपर क्या है, कॉपर का होलो स्फीयर है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो भैया आपको कॉपर पता है कंडक्टर होता है, तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर होगा बेटा? उसके सरफेस पे होगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जो भी चार्ज होगा वो सरफेस पे आ जाता है। सही बात है सर। अब भैया पॉजिटिव चार्ज अगर सारा सरफेस पे है तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा निकलेगा। दैट मीन्स अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकता,
बिल्कुल सर, मतलब ही नहीं है। क्यों होगा भैया इलेक्ट्रिक फील्ड? होगा ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या है बेटा? जीरो। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ, द सेम एज द फील्ड एट द सरफेस गलत है, सही है, सरफेस पर फील्ड अलग होता है। ग्रेटर देन द फील्ड एट द सरफेस गलत है। लेस देन द फील्ड एट द सरफेस बट नॉट जीरो, ये गलत है। जीरो ये बिल्कुल सही है। तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर बिल्कुल आई। अरे बोल भाई, अगर मान लो आपसे कोई r दूरी पर पूछ ले, अगर मान लो कोई r दूरी पर पूछ ले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आप क्या करोगे? एक इस r रेडियस का क्या ले लो? एक स्फीयर ले लो। अब भैया इसका स्फीयर के हर पॉइंट पर क्या होगा? सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि भैया स्फीयर के लिए बिल्कुल सिमेट्रिक है। सेंटर पर जितनी दूरी पर ये चार्जेस यहाँ से है, उतनी दूरी पर ये चार्जेस यहाँ से। क्या मेरी बात समझ? सिमेट्रिक सिस्टम है, तो जो सारा का सारा चार्ज है वो सिमेट्रिक है, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। तो यानी कि E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ए लिखते हैं इज इक्वल टू क्यू इनसाइड कितना? ये टोटल चार्ज वो हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से देखो E किसके बराबर आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बाहर पॉइंट पर। आर इज ग्रेटर देन क्या है? आर है, सही है। और 4 आर इज लेस देन आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा? जीरो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा? जीरो। बताओ भाई, चुन्नू मुन्नू सवाल है, बताओ इसमें कुछ पढ़ने लिखने का है? बिल्कुल भी नहीं। आइए भैया नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं बेटा आपके पास? नो करंट फ्लोज बिटवीन टू चार्ज बॉडीज व्हेन कनेक्टेड। भैया अगर दो चार्ज बॉडी उनके बीच में करंट क्यों नहीं फ्लो होगा? करंट फ्लो होने का मतलब होता है बेटा चार्ज फ्लो होना। चार्ज कब फ्लो होता है बेटा? जब उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि फोर्स लगेगा तभी तो चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज भैया बहता क्यों है? ताकि तब उसके ऊपर फोर्स लगता है। फोर्स कौन लगाता है भैया? फोर्स लगाता है Q इंटू ई। Q इंटू ई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, एक नॉर्मल भाषा में आपको बता देता हूं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में एक रिलेशन होता है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में एक रिलेशन होता है? तो वो होता है E इंटू L इज इक्वल टू V। मतलब भैया अगर कोई एक रीजन है बेटा, मान लो ये पोटेंशियल डिफरेंस ये है, क्या V पोटेंशियल डिफरेंस है और इनके बीच का डिस्टेंस L है, तो जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या होगा? E इंटू एल इज इक्वल टू वी होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि आपको याद करो मैंने एक रिलेशन लिखवाया था, वो जो थोड़ी सी टफ लैंग्वेज में लिखवाया था, क्या था बेटा? वो था माइनस डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू ई था। तो माइनस डी डेल वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। अगर मान लो ई क्या है? कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट दी जर्नी, तो बेटा इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू एल। मैग्नीट्यूड वाइज तो यही आएगा, या फिर ई इंटू आर। क्या मेरी बात समझ में आई? तो वी क्या है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ई इंटू लेंथ के बराबर है, जितनी लेंथ में हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो सोच के देखो बेटा, हम क्या चाहते हैं कि चार्ज फ्लो नहीं हो। चार्ज फ्लो नहीं मतलब फोर्स जीरो। फोर्स जीरो कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कब जीरो होगा बेटा? जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। तो अगर दो बॉडीज हैं उनका पोटेंशियल सेम हो जाए बेटा, ये भी वी पर हो जाए, ये भी वी पर हो जाए, तो उनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है ना, तो डेल्टा वी क्या हो गया? जीरो हो गया। इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? जीरो हो गया। इंप्लाइज फोर्स ऑन चार्ज कितना हो गया? जीरो हो गया। तो कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो सिमिलरली इफ दे हैव द सेम कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस सेम होने से क्या चार्ज सेम हो जाए? मतलब क्या चार्ज फ्लो नहीं करेगा? गलत हो गया भैया। इफ द कैपेसिटेंस वाली चीज मैं आपको बता दूंगा कि कैपेसिटेंस अभी पढ़ाया नहीं है। इफ दे हैव द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज, भैया क्वांटिटी ऑफ चार्ज सेम है तो क्या नहीं फ्लो होगा? गलत बात है ये भी, है ना, क्योंकि सेम चार्ज होने के बाद भी पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है। वो मैं आपको समझा दूंगा कैसे स्फीयर्स में कैसे कैसे पोटेंशियल होते हैं, सही है। इफ दे हैव द सेम पोटेंशियल, ये सही है कि सेम पोटेंशियल होने के बाद बेटा क्या होता है? आपके पास चार्ज फ्लो नहीं होता, क्योंकि चार्ज फ्लो या करंट फ्लो होता ही किस वजह से? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। तो सी इज द राइट आंसर। इफ दे हैव द सेम चार्ज डेंसिटी, ये भी गलत है, तो सी इज द राइट आंसर। अरे बोल भाई, ठीक है, चलिए शाबाश, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। आइए भैया नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए होलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर इज मैक्सिमम। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए होलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर इज मैक्सिमम। देखो ध्यान से बेटा, होता क्या है? अगर एक चार्ज स्फीयर है तो ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो कितना होता है? जीरो। क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ लाइन्स जाएंगी सारी की सारी। बिल्कुल सही बात है सर। और हमने बात बाहर के लिए बात की थी बेटा कितनी? बाहर के लिए बात की थी बेटा कितनी? इफ आर इज लेस देन आर। भैया ये क्या है? कैपिटल आर क्या है? रेडियस है इसकी, किसकी? स्फीयर की रेडियस है, सही है। तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। और इफ आर इज ग्रेटर देन आर होता है, तो अभी एक फॉर्मूला निकालते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? वो आया था के क्यू, मान लो ये चार्ज क्यू है तो बाय एफ आर स्क्वायर।
आर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ध्यान से देखो बेटा, अब आप सोचो जैसे जैसे सेंटर से आर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक तो जीरो ही है, जीरो के बाद कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आना शुरू हुआ है, पर वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब आर के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मैक्सिमम कब होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट आर इज इक्वल टू आर, क्योंकि उससे ज्यादा बड़ा करते जाओगे तो ये छोटा होता जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो आपके पास मैक्सिमम कब हो बेटा? सरफेस पर, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, बिल्कुल सही बात है। आउटसाइड द स्फीयर गलत हो गया, ओनली एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर जीरो ही होता है तो गलत हो गया, एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर ये भी गलत हो गया। तो ए इज द राइट आंसर, स्फीयर के सरफेस पर मैक्सिमम होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ सर बिल्कुल आई। अरे बोल भाई, ठीक है, शाबाश। क्या आगे बढ़ जाऊं? बिल्कुल बढ़ो सर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा आपके पास क्या है, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द लाइन इज प्रोपोर्शनल टू। आपको याद कर लो, ये क्लास में कराया हुआ है, अगर एक लाइन है यानी कि इनफाइनाइट वायर है आपके पास, और उसके कारण बेटा क्या है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, इंटेंसिटी का मतलब वही इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज एट अ डिस्टेंस आर। अगर आर दूरी पर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, मैं डेरिवेशन ही करूंगा, वो होता है 2k लैम्डा बाय आर। तो k क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 2, तो कांस्टेंट है, लैम्डा क्या है? कांस्टेंट है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल आया बेटा? 1/r के। तो ये अपने पास क्लास का इलस्ट्रेशन, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, विद डेरिवेशन कराया हुआ है। तो बताओ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे सीयू सेट में, क्या नहीं कर पाओगे यार? बताओ, अगर 4-5 घंटे की भी क्लास सीरियसली पढ़ ली ना तो भी आप कर लोगे ये सब। सही है, मैं खुद कह रहा हूं कि बेटा 4-5 घंटे में इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज होती है, बट हमें चाहते हैं कि ताकि बेसिक एक ओवर एवरेज कवरेज मिल जाए आपको, एक क्या मिल जाए, आइडिया मिल जाए, ताकि एक ये है भैया जहां कुछ नहीं आता था वहां एक ये प्रोबेबिलिटी हो जाए कि भाई अगर किसी चैप्टर से 2 सवाल आए तो मैं एक तो पक्का ही कर दूंगा, इतनी तो कम से कम बेसिक आ जाए, है ना। हमें तो बेसिकली बेस्ट सिनेरियो देखना है अपना, बेसिकली कि भाई हम बेस्ट क्या कर सकते हैं इस टाइम पर, वो देखना है अपने को, राइट। चलिए, कॉलेज जाके भूल मत जाना यार, कभी कॉलेज मिले और भूल जाओ। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या है आपके पास, द गिवन फिगर इज अ प्लॉट ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ टू चार्ज Q1 एंड Q2, फिगर आउट द आएगा, फिगर आउट द साइन ऑफ द चार्जेस। देखो ध्यान से बेटा, Q1 एंड Q2 है, देखो Q1 पे क्या होती है, लाइनें खत्म हो रही हैं, है ना, इसका मतलब Q1 क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा। बात तो ठीक ठाक लग रही है सर। सिमिलरली बेटा Q2 पर भी लाइनें क्या हो रही है? खत्म हो रही है, एरो देखो, तो Q2 भी क्या है बेटा? नेगेटिव है। तो Q1 Q2 दोनों ही क्या है? नेगेटिव है, बोथ नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव गलत हो गया, ये सब तो वैसे अपने आप ही गलत हो गए ऑटोमेटिकली। तो क्या है? दोनों के दोनों नेगेटिव है। बताओ, क्लास की एक एक चीज पढ़ाई हुई, लास्ट के जितने क्वेश्चन अभी हुए हैं 5 से 7 क्वेश्चन सारे क्लास के पढ़ाए हुए एज इट इज आ रहे हैं, सिर्फ आपको चीजें याद रखनी होंगी, वो तो आप ही कर सकते हो, मैं कुछ भी उसमें हेल्प नहीं कर पाऊंगा आई गेस, है ना। चलिए नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे बोल भाई, ठीक है। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द मेटेलिक स्फीयर इज प्लेस्ड अगेन क्लास इलस्ट्रेशन इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइंस ऑफ द फोर्स फॉलो द पाथ शोन इन द फिगर इज। भाई कौन सी द लाइन ऑफ फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात हो रहा है ना, मैंने आपको बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं इनको, तो कौन सा वाला सही है? देखो ध्यान से, मैंने आपको बोला था कि अगर एक कंडक्टर होता है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है बेटा वो क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है ना। दूसरा एक चीज बोली थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को क्रॉस नहीं कर सकती, तो ये गलत हो गया। यहां पर देखो भाई, ये क्या है आपके पास? सेंटर है, तो ये इसका परपेंडिकुलर है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे होनी चाहिए थी, ना कि ऐसे, तो ये भी गलत हो गई क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर क्यों होती है बेटा? क्योंकि अंदर के रीजन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और साइड जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो, तो डेल्टा भी क्या है? जीरो, मतलब इक्विपोटेंशियल रीजन बन जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल रीजन। क्लास की इलस्ट्रेशन सब कुछ। अब ध्यान से देखिए, थर्ड वाला अगेन अंदर से गुजर रहा है तो गलत हो गया, फोर्थ वाला सब कुछ सही है ना, तो अंदर से गुजर रहा है और परपेंडिकुलर भी है। देखो ध्यान से, ये परपेंडिकुलर भी आपको नजर आ रहा है, तो ये परपेंडिकुलर भी है जहां पर ये टर्मिनेट हो रहा है, निकल रहा है इस स्फीयर से, और क्या बोलते हैं, अंदर भी नहीं जा रहा, तो 4 इज द राइट आंसर। तो कौन सा वाला पाथ सही है बेटा? 4 अपना वाला सही है। सही है जी, हाँ जी, नोट कर लो। क्लास की इलस्ट्रेशन अगेन, तो आप ये समझ के चलिए बेटा कि क्लास में आपको उस तरीके से पढ़ाया गया है जिस तरीके से एग्जाम में पूछी जाती हैं चीजें, बस आपको चीजों को समझना है और आपको चीजों को याद रखना है, वो आप ही कर पाओगे, है ना बच्चा।
आइए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास कि भैया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको इज पुट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन अ स्फीयर फिल्ड विद वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मान लो भैया एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर हमने क्या किया बेटा, एक डाइपोल को रख दिया, मान लो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हो गई, और ये क्या आपके पास, ये आपके पास क्या हो गया, सिंपली डाइपोल की डायरेक्शन हो गई। सही है, इसको पानी से भर दिया पूरे को। अब सोच के देखो इसने क्या बोला, कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं कि भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कमिंग टुवर्ड द स्फीयर। पहली बात तो बेटा इस फ्लक्स, इस जो फ्लक्स थ्रू द फ्लक्स, नेट फ्लक्स कितना होगा बेटा, वो होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बेटा नेट फ्लक्स अंदर की तरफ चार्ज कितना है बेटा, जीरो। तो फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, नेट फ्लक्स थ्रू द स्फीयर वो कितना होना चाहिए बेटा, जीरो होना चाहिए, है ना, क्योंकि भैया आपको फॉर्मूले से ही दिख रहा है कि भैया क्यू इनसाइड क्या है, जीरो, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही क्या है, नेगेटिव है। भाई जीरो किस सेंस में हो सकता है, या तो सच में कोई चार्ज ना हो, या फिर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उतना ही जा रहा है, मतलब बाहर से किसी सरफेस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया उतना ही वो निकल गया। जैसे मान लो ये कोई क्यूब है, मान लो कोई ये क्यूब है, इससे बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, है ना, इसके अंदर एंटर हुआ और इतना ही बाहर निकल गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब क्या है बेटा, जीरो है। सिमिलरली अब यहां पर देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कमिंग टुवर्ड द स्फीयर, गलत हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कमिंग आउट ऑफ द स्फीयर, गलत हो गया, क्योंकि नेट फ्लक्स तो जीरो ही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग इनटू द स्फीयर एंड द लीविंग द स्फीयर आर सेम। जब भी क्यों एंटरिंग बेटा क्या है आपके पास, इज इक्वल टू क्यू लीविंग, फाई लीविंग, सॉरी क्यू नहीं फाई, फाई क्या, फ्लक्स, लीविंग, ठीक है, वो सेम होंगे तभी तो क्या होगा बेटा, जितना आ रहा है उतना चले गया, तो नेट कितना हो गया बेटा, जीरो। और आएगा क्यों बेटा, नेगेटिव चार्ज की वजह से, जाएगा क्यों बेटा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, निकाल लेगा, है ना, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, आने देगा। तो बेटा जितना एंटर हो रहा है स्फीयर के अंदर फ्लक्स, उतना ही बाहर निकल रहा है, तो नेट फ्लक्स क्या है, जीरो। तो इसलिए बेटा ये ऑप्शन अपना क्या है, सही है। वाटर डज नॉट परमिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू एंटर इनटू द स्फीयर, ये बात बिल्कुल गलत है, वाटर का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, है ना भैया, फ्लक्स जो है वो है भैया, ऐसा थोड़ी पानी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। चलिए नोट इट डाउन, सी इज द राइट ऑप्शन। क्या आगे बढ़ जाओ बेटा, आइए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखते बेटा, व्हेन ए पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर इज अर्थ कनेक्टेड। भैया अगर कोई एक कंडक्टर है बेटा, वो क्या है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज है। अच्छा जी, होता क्या है बेटा आपके पास, आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्लास में शायद ये वाला रह गया हो थोड़ा सा, ध्यान से देखो बेटा, इस स्फीयर का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, के क्यू बाई आर। ये मान लो आर, ये आर है तो ये आर हो गया, सही है। एक बहुत बड़ी अर्थ है, अर्थ के अंदर भी बहुत बड़ा चार्ज है, पर उसकी रेडियस बहुत ज्यादा चार्ज है, पर उसकी रेडियस बहुत 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 ज्यादा है, तो अर्थ का पोटेंशियल हम जीरो एज्यूम करके चलते हैं। अब आप सोच के देखो बेटा, अर्थ का पोटेंशियल जीरो है, इसका पोटेंशियल है, अगर मैंने इसको क्या किया, इसको वायर से कनेक्ट करके अर्थ कर दिया, तो क्या होता है बेटा, इसका जो अब अपने को पता है चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक अर्थ का, जब दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब अर्थ की रेडियस तो इतनी बड़ी है कि उसमें इसका कुछ चार्ज निकल के यहां चले भी गया तो उसका पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं है ना, अर्थ का पोटेंशियल कांस्टेंट मान के चलते हैं, जीरो के बराबर ही, ठीक है। तो अर्थ का पोटेंशियल तो जीरो ही रहना है, वो तो ना तो घट सकता ना बढ़ सकता, कितना ही चार्ज प्रोवाइड कर दो इसको एक तरीके से ना, क्योंकि हम प्रैक्टिकली इतना कर भी नहीं पाते, बहुत ज्यादा अमाउंट में चार्ज करना पड़ेगा जब कुछ पोटेंशियल आएगा अर्थ पे, तो वो तो क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो हम जो चार्ज रियल लाइफ में प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वजह से कोई पोटेंशियल आएगा नहीं अर्थ के ऊपर, तो उसका पोटेंशियल कितना है, जीरो है, तो इसका तो जीरो ही रहेगा। अब पोटेंशियल सेम होने के लिए इसको भी जीरो होना पड़ेगा। इसका जीरो पोटेंशियल कब होगा बेटा, जब इसके ऊपर से सारा चार्ज चले जाएगा। तो होगा क्या, जितना भी चार्ज है बेटा वो फ्लो करके कहां चले जाएगा, अर्थ के अंदर चले जाएगा। तो इस केस में क्या होता है बेटा, आपके पास सारा चार्ज फ्लो करके किसमें चले जाता है, अर्थ में चले जाता है। प्रोटॉन्स फ्लो फ्रॉम द कंडक्टर टू द अर्थ, बिल्कुल गलत बात है, प्रोटॉन्स कभी भी फ्लो नहीं होते हैं, प्रोटॉन्स कभी भी फ्लो नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द अर्थ टू द कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द अर्थ टू द कंडक्टर। अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर क्या करना है अपने को, नेट चार्ज जीरो करना है, तो क्या कर सकते हैं अपन, इसमें से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ही बात बन सकती है, तो ये अपना सही है। इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम द कंडक्टर टू अर्थ, अगर इसमें से और इलेक्ट्रॉन निकल गए तो और पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, तो और पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। नो चार्ज फ्लो ऑकर्स, ये भी गलत हो गया, क्योंकि चार्ज तो फ्लो होता है। क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ। तो व्हेन ए पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर इज अर्थ कनेक्टेड, तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स धरती से निकल के कंडक्टर पे आ जाएंगे और नेट चार्ज को जीरो बना देंगे। क्या इतनी बात समझ में आई, हाँ सर बिल्कुल आई, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो फिर आगे बढ़ो, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो और आगे बढ़ो, शाबाश, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। क्या आगे बढ़ जाओ बेटा, आगे बढ़ जाए, बिल्कुल बढ़ो सर।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन बिटवीन टू द पैरेलल शीट विद इन लाइक चार्जेस ऑफ द सेम सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन बिटवीन टू पैरेलल शीट। देखो ध्यान से भाई, एक पैरेलल शीट मान लो प्लस 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 प्लस, अब भैया ये क्या है, प्लस 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 प्लस, लाइक चार्जेस एट अ सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो भैया ये भी क्या है, सिग्मा, ये भी क्या है, सिग्मा। अगर आप यहां पर कोई पॉइंट ले लो, ठीक है जी, अब बोल रहे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट इन बिटवीन टू पैरेलल शीट, दो पैरेलल शीट के बीच में कोई पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लिया, मान लो ये डी दूरी पर है ना, ये भी डी दूरी है, कोई भी पॉइंट ले लो, एग्जैक्ट बीच में ले लो चाहे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपको ये पता है क्या कि कोई भी एक चार्ज शीट होती है बेटा, एक चार्ज शीट होती है बेटा, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना आता है, बाहर की तरफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण भी कितना आएगा बेटा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट कितना आ जाएगा बेटा, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना आएगा, किसी भी पॉइंट पर 0 आएगा, क्योंकि भैया वो आर पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो कोई भी पॉइंट चाहिए, यहां भी पॉइंट होता तो इसके ऊपर, इसकी वजह से आता सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से आता बेटा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है सर। इसलिए कितना बेटा आपके पास नेट कितना आएगा, 0 आएगा। ये आपकी क्लास की इलस्ट्रेशन है, ठीक है जी। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम, चुनु मुनु सवाल एकदम। आइए आगे बढ़िए, क्या बोल रहे बेटा, आगे क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इनफाइनाइट प्लेन शीट हैविंग ए यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। द इलेक्ट्रिक फील्ड है इनफाइनाइट प्लेन शीट। अरे भैया प्लेन शीट होती है इनफाइनाइट, तो बेटा क्या होता है आपके पास, भैया प्लेन शीट है इनफाइनाइट, तो उसके पास जहां पर भी, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, इसकी डेंसिटी कितनी बेटा, सिग्मा। तो आपको पता है कितनी होती है बेटा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, जो अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था एक क्वेश्चन के अंदर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। तो ध्यान से देखिए बेटा, आपके पास सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पैरेलल टू द प्लेन, बिल्कुल गलत है, पैरेलल के प्लेन के पैरेलल नहीं होता, ठीक है जी। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन 2 एप्सिलॉन नॉट वाली बात होती है, तो ये अपना सही है, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्लास इलस्ट्रेशन अगेन, क्लास का फॉर्मूला विद डेरिवेशन करा रखा है। बोलो भाई सही है? हाँ जी, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत उत्तम। नेक्स्ट आ जाते बेटा असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखते बेटा क्या क्या बोला हुआ है इसके अंदर। अगेन वही होता है, असर्शन रीजन में आपने अगर कोई भी कंपटीशन दिया, आपको पता है कि 2 स्टेटमेंट दी होती है, एक असर्शन होता है, एक रीजन होता है ना, कि भाई एक स्टेटमेंट दे दी, उसका भाई वो सही है या नहीं है, फिर एक रीजन दे दिया, अब बोला वो सही है या नहीं है। अब भाई क्या 4 ऑप्शन होते हैं कि भाई पहली भी सही है, दूसरी भी सही है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो ए ऑप्शन हो जाता है। बी ऑप्शन होता है बेटा असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, पर रीजन और असर्शन में कोई लिंक नहीं है एक तरीके से, मतलब रीजन जो है वो अलग सेपरेट स्टेटमेंट है, वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, वो बी ऑप्शन हो जाता है। एक होता है असर्शन सही है, रीजन गलत है, वो सी ऑप्शन हो गया। एक असर्शन गलत है, रीजन सही है, वो डी ऑप्शन हो गया। तो यहां पर देख लेते हैं उसी सीक्वेंस में क्या, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट, ये डी ऑप्शन है। इफ असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, ये वाला ये हो गया। इफ बोथ असर्शन रीजन करेक्ट बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो वही वाले उस टाइप के ऑप्शन है। तो चेक कीजिए बेटा, पहला क्या बोल रहा है, व्हेन वी प्रोड्यूस Q1 ऑन अ बॉडी बाय रबिंग इट अगेंस्ट द बॉडी व्हिच गेट्स अ चार्ज Q2 इन दिस प्रोसेस, देन देखो अगर कोई एक बॉडी है, 2 बॉडीज को आपस में रब कर दिया गया, ठीक है, इनके बीच में क्या है, रबिंग हो गई। क्या हो गई बेटा, रबिंग हो गई। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो मान लो इसके ऊपर Q1 चार्ज आ गया, इसके ऊपर Q2 चार्ज आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें गए हैं, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो Q1 क्या आ गया, मान लो नेगेटिव आ गया, तो Q2 क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। और आपको पता है Q1 एंड Q2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। क्यों भाई, जितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए उतने ही तो इसने लिए, है ना, तो जितना नेगेटिव चार्ज इस पे आया उतना ही पॉजिटिव इस पे आया, तो दोनों को ऐड करोगे तो बेटा कितना है, 0 आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो असर्शन तो ठीक है। रीजन क्या है, चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एक आइसोलेटेड सिस्टम पर जो चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, पर यहाँ पर आइसोलेटेड वाली बात नहीं, यहाँ पर तो 2 नए सिस्टम्स को आपस में रब किया है। आइसोलेटेड का मतलब होता है दुनियादारी से कटा हुआ। मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर के स्टार्टिंग के 15 मिनट में बता दी थी ये वाली बात, है ना, कि आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है बेटा, दुनियादारी से कटा हुआ सिर्फ एक ही सिस्टम है। यहाँ पर 2 आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, वो रब किए जा रहे हैं, तो आइसोलेशन नहीं है, उसमें से एक बॉडी पर दूसरी बॉडी का इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो आइसोलेटेड चार्ज नहीं है। तो ये स्टेटमेंट वैसे तो ठीक है, पर इसका रीजन ये नहीं है। तो बेटा इस तरीके से क्या है अपने पास, असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है, पर रीजन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो बी अपना सही ऑप्शन आएगा। तो इसका बी आंसर आ गया। क्या इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है सर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा क्या बोल रहा है, ऑन गोइंग अवे फ्रॉम अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको याद करो बेटा, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक डाइपोल की तो ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू अगर होता है तो अगर मैं एक्सिस की बात करूं बेटा तो एक्सिस पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना, वो होता है 2kp/r³ है ना। और अगर मैं बात करूं बेटा कहीं परपेंडिकुलर एक्सिस की तो वो होता है बेटा kp/r³। अब क्या बोल रहा है बेटा, ऑन गोइंग अवे फ्रॉम द स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज। ऑब्वियस सी बात है, आर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, तो ये असर्शन तो ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये गलत हो गया क्योंकि क्यूब पर डिपेंड करता है, तो असर्शन इज राइट एंड रीजन इज गलत। तो बेटा अपने पास क्या है, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, सी इज द राइट आंसर। अपने पास इसका आंसर क्या आ गया, सी आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अरे बोल भाई, सही है। क्लास के क्वेश्चंस फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, दोनों के दोनों अब तक वही आए हैं, सही है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के ऊपर था, क्लास के आधे घंटे का लेक्चर में ही आ गया था ये वाली चीज। और ये डाइपोल के अंदर पढ़ाया था बेटा कि डाइपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 2kp/r³, एंड डायरेक्शन क्या होती है बेटा, जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है, एंड ये क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट है उसके ऊपर कितना होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, होता है kp/r³, और डायरेक्शन क्या होती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो देख पा रहे हो आप, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये है तो इसकी डायरेक्शन ये है, सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इफ अ पॉइंट चार्ज इज टू बी रोटेटेड इन ए सर्कुलर अराउंड ए चार्ज, if a point charge is rotated in a circle around a charge the work done will be 0। देखो ध्यान से भाई, अरे भाई ध्यान से देखो, सोच के देखो भाई, यहाँ पर एक क्या है अराउंड ए चार्ज है, मान लो क्यू है, अपने को क्या करना है, कोई पॉइंट चार्ज प्लस क्यू घुमाना है, यहाँ से लेके सर्कल में घुमाना है। तो सोच के देखो बेटा, सर्कल में हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, बिल्कुल सर सेम है। अब ध्यान से देख मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, क्या सोचो भाई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव, चाहिए पॉजिटिव पॉजिटिव, या तो फोर्स ऐसे लगेगा या फोर्स ऐसे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगी। इस जगह पर आ जाओ, या तो फोर्स ऐसे लगेगा या फोर्स ऐसे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगी। तो हमेशा बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, वो होता है F इंटू ds इंटू कॉस थीटा। और हमेशा बेटा कोस 90 क्या है आपके पास, 0 है, तो वर्क डन कितना होगा, 0 ही आएगा। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? अरे बोल भाई, सही है। तो वर्क डन तो 0 ही आएगा। अब बोल रहे वर्क डन इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस। बिल्कुल गलत है बेटा, जो वर्क डन होता है वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। एफ डॉट ds में जो ds है बेटा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो जो वर्क डन है बेटा वो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है, ना कि डिस्टेंस का। तो रीजन तो गलत हो गया, तो असर्शन इज राइट, रीजन इज गलत, दैट सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं? अरे बोल मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, अरे बोलो बंधु। देखो ना, हर टाइम पर देखो, मान लो ये चार्ज यहाँ पर पहुंचा था, यहाँ पर चलते चलते अब इसको आगे इधर जाना है, तो डायरेक्शन, चलने की डायरेक्शन ही डिस्प्लेसमेंट ही है, और फोर्स या तो यहाँ होगा, अगर अट्रैक्टिव होगा तो रिपल्सिव होगा तो यहाँ पर। दोनों ही केस में जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर है। तो हर मूवमेंट पर क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स है वो क्या है, परपेंडिकुलर है आपस में, इसलिए जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। सही, चलिए शाबाश, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है बेटा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, बिल्कुल सही बात है बेटा। असर्शन रीजन में चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मैंने क्या बोलता बेटा, जो Q होता है वो किसके बराबर होता है, प्लस माइनस NE के बराबर होता है। और N क्या है बेटा, इंटीजर है ना, इंटीजर है। और E क्या हुआ है बेटा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन बोल लो, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब इसने बोला चार्ज विच इज लेस देन 1 कूलम इज नॉट पॉसिबल, बिल्कुल गलत है बेटा। ये खुद चार्ज, जो E का एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है बेटा, वो इतना होता है, ये 1 कूलम से बहुत ज्यादा कम है, तो वो तो पॉसिबल है ना। तो ऐसा नहीं है बेटा कि चार्ज 1 कूलम से कम पॉसिबल नहीं है भाई, चार्ज तो इसका इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए भाई, 2 into this, 3 into this, 4 into this, 5 into this, 6 into this, 7 into this, सारे ही जो चार्जेस है वो 1 से छोटे हैं, 1 से बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 1 कूलम से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो रीजन गलत है, असर्शन ठीक है, दैट मींस सी इज द राइट आंसर। इसका भी आंसर क्या आया, सी आया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अरे बोल भाई, सही है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज खुद ही 1 कूलम से काफी कम है, देख पा रहे हो, सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी इज चार्ज नेगेटिवली, कोई भी एक न्यूट्रल बॉडी है, अगर उसको नेगेटिवली चार्ज कर दूं, इट्स मास इंक्रीजेस स्लाइटली। भाई कोई न्यूट्रल बॉडी है, अगर मान लो ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल है, ये बॉडी क्या है बेटा, न्यूट्रल है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, सही बात है। अगर इसमें क्या किया मैंने बेटा, नेगेटिव चार्ज डाल दिया। नेगेटिव चार्ज कैसे डालोगे बेटा, क्योंकि आप उसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन करोगे। तो अब इस बॉडी के ऊपर क्या है बेटा, इस बॉडी के ऊपर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब क्या हो गया बेटा,
प्रोटॉन्स कम हो गए? नहीं, प्रोटॉन्स तो उतने ही है, पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। अब इलेक्ट्रॉन का कुछ तो मास होगा और कुछ मास ऐड किया है हमने, इसका मतलब स्लाइटली मास ऐड हो गया। तो क्या बोला, व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी इज चार्ज नेगेटिवली इट्स मास इंक्रीजेस स्लाइटली, बिल्कुल सही बात है। व्हेन अ बॉडी इज चार्ज नेगेटिवली इट्स गेन सम इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैज फाइनाइट मास दो क्वाइट स्मॉल, बिल्कुल सही बात है। जब कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है, इलेक्ट्रॉन के पास मास तो है, चाहे भले ही वो बहुत कम है, तो इसलिए मास बढ़ेगा, तो चाहे बहुत कम बढ़े, तो इसलिए रीजन भी बिल्कुल सही है। तो असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहे हैं असर्शन को, तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। तो पांचवे का आंसर ये आ गया। आई होप चीजें समझ में आई होंगी, क्लियर हो गई होंगी, और आई होप ये वाले अपने आप ही कर ली होंगी मेरे हिसाब से, है ना भाई? क्या आगे बढ़ जाऊं? शाबाश, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गया आपके पास। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, व्हेन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स टू चार्जेस एक्सपीरियंस एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। एक्चुअली ये केस स्टडी मैंने पूरी की पूरी डेरिवेशन के थ्रू बताई हुई है पूरी क्लास के अंदर, पर फिर भी देख लेते हैं। अब बोला क्या भाई, इसके अगर इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो दोनों चार्जेस पर इक्वल फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो द टू चार्जेस एक्सपीरियंस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस व्हिच कैंसल ईच अदर एंड हेंस नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल इज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। हाउएवर दीस फोर्स आर नॉट कोलिनियर सो दे गिव राइज टू सम टॉर्क ऑन द डाइपोल। मैंने आपको बताया था कि भाई अगर डाइपोल रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसके ऊपर नेट फोर्स तो 100% जीरो होगा, पर जो नेट टॉर्क है वो जीरो हो या ना हो ये कोई कंफर्म नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। सिंस नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो सो नो वर्क डन इन द मूविंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सही बात है, अगर भैया नेट फोर्स जीरो है डाइपोल के ऊपर तो वर्क डन इन मूविंग, ट्रांसलेशनल मोशन में जो मूव करने में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? जीरो ही होगा। सही बात है। सम वर्क इज डन इन रोटेटिंग द डाइपोल अगेंस्ट द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। हाँ, रोटेशनल वाला वर्क हो सकता है, पर जो चलने वाला वर्क है वो नहीं होएगा, है ना? तो ध्यान से देखिए बेटा, डाइपोल मूवमेंट ऑफ द डाइपोल मूवमेंट ऑफ द डाइपोल इन द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड इज ई इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा डाइपोल मूवमेंट है वो पी के बराबर है। देन द टॉर्क, टॉर्क कितना होता है बेटा? पी क्रॉस ई होता है। टॉर्क कितना होता है बेटा? पी क्रॉस ई। तो ये गलत हो गया आपके पास, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। पी क्रॉस ई इज द राइट आंसर, पी क्रॉस ई इज द राइट आंसर। क्या इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। फॉर्मुला बेस, बिल्कुल फॉर्मुला बताया था मैंने आपको। आगे बढ़ते बेटा, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड इतना एंड सेपरेटली बाय डिस्टेंस इतना। द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड इतना। द मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डाइपोल। भैया भाई टॉर्क कितना होता है? टॉर्क होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। भैया अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, यानी कि बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कितना होगा? वो होगा पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर इंटू साइन थीटा। अब आपको पता है अगर मुझे टॉर्क मैक्सिमम निकालना है वो कब होगा? जब साइन थीटा 90 होगा। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड ऑफ पी मैग्नीट्यूड ऑफ ई। अब बात करते हैं बेटा पी। पी क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट। पी क्या होता है बेटा? डाइपोल मूवमेंट। वो कितना होता है? कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? 1 माइक्रो कूलम, यानी कि 10 की पावर -6 कूलम इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना भैया? 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो यानी कि कितना आ गया बेटा? 2 इंटू 10 की पावर -8 ऐसा यूनिट में आ गया कितना? कूलम मीटर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई सर। ये पी आ गया आपके पास, बिल्कुल। ये कूलम है और ये मीटर है, सेंटीमीटर नहीं, कूलम मीटर है। उसके बाद बोल रहे हैं बेटा मैक्सिमम निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इतना। तो भैया मैक्सिमम टॉर्क मैक्सिमम कितना आएगा बेटा? टॉर्क मैक्सिमम आएगा पी इंटू ई। पी कितना है आपके पास? 2 इंटू 10 की पावर -8 इंटू ई। ई कितना भैया आपके पास? 10 की पावर 5। क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल है। तो 2 इंटू 10 की पावर -3 क्या आ गया? मैक्सिमम टॉर्क आ गया। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। तो 2 इंटू 10 की पावर -3 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बताओ, कोई सोचने की बात थी? बिल्कुल भी नहीं, समस्या ही नहीं थी। फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। शाबाश, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। क्या आगे बढ़ जाऊं? चलिए नेक्स्ट पे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मिनिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू। भाई टॉर्क किसी डाइपोल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मिनिमम कब होगा? अब ध्यान से देखिए बेटा, टॉर्क कितना होता है? टॉर्क होता है बेटा आपके पास पी क्रॉस ई। आपको पता है ये किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड की बात करो बेटा, मैग्नीट्यूड की बात करो, वो कितना होगा? पी इंटू ई इंटू साइन थीटा। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा? साइन थीटा की वैल्यू होती है -1 से 1 पर। अब बच्चा कहेगा सर मिनिमम कब होगा? जब -1 वैल्यू नहीं, -1 शोज क्या? साइन को शो करता है ना, प्लस माइनस से साइन को शो करते हैं यहाँ पर, और कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। तो कम से कम टॉर्क कितना हो सकता है बेटा? 0 टॉर्क हो सकता है ना, क्योंकि नेगेटिव टॉर्क का मतलब है भाई मान लो इस डायरेक्शन में घूमने वाले को पॉजिटिव टॉर्क बोल रहे हैं, नेगेटिव टॉर्क का मतलब है ये वाला, बस प्लस माइनस इतना शो करता है। तो टॉर्क मिनिमम कितना है बेटा? टॉर्क मिनिमम कितना होगा बेटा? 0 होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा? 0। तो थीटा जब 0 डिग्री है तो टॉर्क कितना होता है? मिनिमम होता है। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। और बेटा 0 कब होगा? 180 पर भी होगा। तो ए एंड सी सही है, तो यानी कि डी अपना आंसर सही है, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। 180 पर भी कितना होता है आपके पास? 0 डिग्री, 0 आता है। क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई सर। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सही है।
तो साइन की जो बेटा मिनिमम वैल्यू होगी यहाँ पर कितनी होगी, 0 होगी, और वो कब होगी बेटा, 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर होगी। सही है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बेटा, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हेल्ड एट एन एंगल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट फोर्स F एंड टॉर्क T ऑन द टॉर्क ऑन द डाइपोल इज, भैया किसी भी एंगल पर अगर कोई डाइपोल को पकड़ा गया है तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, भैया नेट फोर्स तो हमेशा 0 होता है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है, और टॉर्क कितना होता है बेटा, किसी एंगल पर है तो टॉर्क क्या है, नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो बेटा फोर्स इज इक्वल टू 0, टॉर्क इज इक्वल टू 0, गलत हो गया, फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये अपना सही हो गया, क्योंकि फोर्स तो 0 होगा, और क्योंकि किसी एंगल पर पकड़ा हुआ है तो टॉर्क तो आएगा ही आएगा। आपको याद होगा कि अगर मान लो ये आपके पास प्लस क्यू है, ये आपके पास माइनस क्यू है, तो आपको पता है इसके ऊपर फोर्स लगता है क्यू इंटू ई, इसके ऊपर फोर्स लगता है क्यू इंटू ई इधर की तरफ, तो जो नेट फोर्स है वो तो 0 है, पर नेट टॉर्क क्या है, लग रहा है वो इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा होगा। तो इसका मतलब बेटा सी इज द राइट आंसर। बताओ क्लास के अंदर इसे हैवी चीजें करा रखी है, बताओ हैवी ड्राइवर बन चुके हो, अब क्या ये मतलब बच्चों वाली चीज करोगे, शर्म आनी चाहिए। हाँ आइए आगे देखो बेटा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ द डाइपोल ऑफ मोमेंट P इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E, द डाइपोल एक्वायर्स अ पोजीशन सच दैट द एक्सिस ऑफ द डाइपोल makes an angle with the direction of the field, assuming that the potential energy of the dipole to be 0 when theta is equal to 90 degree, the torque and the potential energy of the dipole will respectively will be। तो ध्यान से देखो, आपको पता है टॉर्क कितना होता है, टॉर्क होता है बेटा P sin थीटा, ठीक है, P sin थीटा P क्रॉस E होता है ना, P क्रॉस E होता है, तो P sin थीटा के बराबर हो गया, एंड टॉर्क कितना बेटा, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, वो मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था, फॉर्मूला कितना बेटा, कितना आया था, जो पोटेंशियल एनर्जी आई थी वो कितनी आई थी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी कब आई थी बेटा, वही थी माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। इसका पूरा डेरिवेशन भी करा रखा है, जाके क्लास में आप देख सकते हो। मेरे हिसाब से बच्चे ने तुरंत आंसर लगा दिया। पी डॉट ई का मतलब होता है बेटा माइनस पी ई कॉस थीटा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। तो पी साइन थीटा आपके पास और माइनस पी कॉस थीटा इज द राइट आंसर। पी साइन थीटा 2p कॉस थीटा गलत हो गया। उसके अलावा क्या है बेटा आपके पास, उसके अलावा ऑप्शन देखिए, पी साइन थीटा ये तो ठीक दे रखा है पर ये गलत दे दिया, 2 के 2 लगा दिया और ये भी गलत है, तो ए इज द राइट आंसर। क्या इतनी बातें समझ में आई भाई? इतने आसान क्वेश्चन सीयू सेट के अंदर अगर आएंगे और अगर आपने सिर्फ ये क्रैश कोर्स जितना भी जो आपका कोर्स है जिसमें एक दिन में पढ़ाया जा रहा है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, एक दिन में आपको कोई पूरा इलेक्ट्रोस्टैट नहीं करा सकता, इवन मैं भी नहीं करा सकता, और ऐसा नहीं कह सकते कि आपको 100% सब कुछ चीज़ें आ गई, पर आपने जितना पढ़ लिया तो उसमें प्रोबेबिलिटी इतनी हाई हो गई आपकी कि ऐसे चुन्नू मुन्नू सवाल तो आपको कर लेने आराम से कर लोगे। अगर आपको चीज़ें याद रह गई तो बस सस्टेन करने माइंड के अंदर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ जो पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लो, साथ में अपने 25, 30, 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो हर चैप्टर के साथ। भाई उतना ही कर पाओगे, उससे ज़्यादा आपके पास टाइम भी नहीं है, राइट? सिलेबस बहुत वास्ट है तो आपको सारा पढ़ना है, तो उतनी तैयारी कर लोगे तो मोर देन इनफ हो जाएगा आपके लिए काम। तो बेस्ट अपना देना है, और मेरे हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक के ही क्वेश्चंस थे, तो भैया अब क्या करना है, अब भाई साहब सबको फोड़ना है। क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। हर चैप्टर के ऐसे ही अपन क्या करेंगे, सारे के सारे पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं पूरे के पूरे एक लेक्चर के अंदर, उसके बाद उस चैप्टर के आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उस क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे उसको डिस्कस करेंगे इसी तरीके से, ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो और आपके लिए कहीं भी दुख दर्द पीड़ा समस्या ना आए। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। अगली वीडियो में मिलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा, लव यू ऑल।